Hello everyone. Once again, a very warm welcome to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom first year, in the subject business law, व्यवसायिक संनियम के विषय में, we were covering a topic that was known as Consumer Protection Act 1986. Okay. अब ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये जो हमने अनलॉक किया था ये टॉपिक, इसमें मेन एम इस अधिनियम का और जो फॉरम और कोर्ट है उसका मेन मकसद है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम हैविंग लॉस, डैमेज्ड एंड डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज. लॉस, हार्म एंड डैमेज्ड, साथ ही साथ डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी प्रोडक्ट अपने साथ में दो चीज लेके आता है, एक तो वह खुद और साथ ही साथ सर्विस, यानी कि उसकी वस्तु व उसकी सेवाएं, जिसे हम कहते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में गुड्स एंड सर्विसेज. अब अगर ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डिफेक्टिव है, डैमेज्ड कंडीशन में है, या इनकी स्टैंडर्ड और क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है जिसका कमिटमेंट हमारे सेलर या मैन्युफैक्चरर ने किया था, इफ इट डजंट मीट द रिक्वायर्ड और द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, यहां पर आप जो है कंप्लेंट फाइल आउट कर सकते हैं और इस डिस्प्यूट को सॉल्व आउट किया जाएगा हमारे फोरम के द्वारा. क्लियर? सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फाइलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स. जो भी आपके विवाद हैं या जो भी आपकी शिकायतें हैं उसको फाइल आउट करना, उन्हें दर्ज करवाना, यानी कि फाइलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, और साथ ही साथ प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया ऑफ इट्स सेटलमेंट. हम कैसे उस प्रक्रिया के माध्यम से हम उसे सेटल कर सकते हैं, उस शिकायत की सुनवाई हो सकती है. क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड. हमारे फॉरम ने इसके लिए एक प्रोसेस तैयार किया हुआ है. फॉरम या आप कह सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जहां पर हम इस डिस्प्यूट्स, केसेस या लॉस, हार्म, डिफेक्टिव, डैमेज प्रोडक्ट जो भी ग्राहकों को मिले हैं और सेलर यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उस कंप्लेंट को जेन्युइनली नहीं सुन रहा है या ही और शी इज नॉट रेडी टू सेटल द डिस्प्यूट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सॉरी, द फर्स्ट वन इज कॉपी ऑफ कंप्लेंट. ये जो आपके दिया हुआ है कॉपी ऑफ कंप्लेंट, दिस पॉइंट रिलेट्स टू, ये हमारा पहला प्रोसेस है फाइलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स का. सॉरी, कॉपी ऑफ कंप्लेंट. इन दिस सेक्शन जो फॉरम है, हमारा ग्राहक, हमारे कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल आउट कर दी, उसने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट कर दिया है. अब फॉरम क्या करेगा, उस कंप्लेंट की जो रिटर्न कंप्लेंट दायर की गई है उस कंप्लेंट की एक कॉपी भेजेगा सेकंड पार्टी को. सेकंड, हु इज द सेकंड पार्टी ओवर हियर? द सेकंड पार्टी विल बी रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरर और द सेलर. जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, उस कंपनी, मैन्युफैक्चरर, सेलर, उसको भेजी जाएगी. ओके, सो दैट वो उस पर रिप्लाई करेगा विद इन 15 डेज. 15 दिन के भीतर दे हैव टू रिप्लाई द सेम. इसके बाद में आता है लैबोरेटरी चेक. अब आपकी सुनवाई आगे बढ़ रही है, इन दैट केस लैबोरेटरी चेक होगा. लैबोरेटरी चेक यानी कि फॉरम जो है हमारा वो क्लियरली चेकआउट करता है कि ग्राहक ने जो कंप्लेंट की है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर वो डैमेज कंडीशन में उसे मिला है, ग्राहक ने हमारे फुल प्राइस मनी पे किया था बट वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है. अब वैल्यू फॉर मनी मींस जो कीमत उसने अदा की है उस निर्धारित विषय वस्तु के लिए और उसकी सेवाओं के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, they are not gonna get that particular specified product or committed product. जो उनसे कंपनी ने प्रॉमिस किया, जो वादा किया कि भाई आपकी इस वैल्यू पर, प्राइस मनी की वैल्यू पर हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो उसे नहीं मिला, डैमेज कंडीशन में मिला या फिर डिफेक्टिव मिला, कोई उसमें कमी, खामी या किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है. इन दैट केस उसकी एक लैबोरेटरी जांच होगी, यानी चेक किया जाएगा. वो प्रोडक्ट भेजा जाता है लैब्स में चेकिंग के लिए, फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है जो कि विद इन 45 डेज फॉरम में सबमिट की जाएगी, जिस बेसिस पर हमारे जो जज हैं उस फॉरम के, वो उस पर निर्णय आगे लेंगे. ओके, सो ये होगी हमारी दूसरी प्रक्रिया, सेकंड प्रोसेस. नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. द थर्ड वन सेज रेफ्यूजल और नेग्लिजेंस. रेफ्यूजल और नेग्लिजेंस मींस, रेफ्यूजल और नेग्लिजेंस देखिए साहब आपका एक ही आदमी कर सकता है, वो है आपका मैन्युफैक्चरर या फिर आपका सेलर. अब आपके मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, एक कॉपी भेजी गई थी कंप्लेंट की, लैबोरेटरी चेक भी हो गया आपके प्रोडक्ट का, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो आपकी कंप्लेंट थी वो जेन्युइन थी, सही थी,
अब ग्राहक ने कर दिया कंप्लेन, वहां से रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है सेकंड पार्टी का, तो क्या होगा? वो क्या कर रहा है? रेफ्यूजल मींस वो रेफ्यूज कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं मैन्युफैक्चरर या सेलर। व्हाई? बिकॉज अब ये मैटर फॉरम तक पहुंच चुका है। ठीक है, सो वो क्या करेगा? निग्लेक्ट, इग्नोर करेगा, उसे नेग्लिजेंस दे रहा है। अच्छा, अब ये भी है। नाउ लेट्स मूव फॉर दी अहेड पॉइंट। दिस पॉइंट टेल्स अस दैट ऑर्डर या एक्शन ऑफ द फॉरम, यहां पर इफ द कंप्लेंट इज फाउंड टू बी जेन्युइन and the product was in a damaged or in a defective position, then the forum has a right in 3 places. It means that अगर ये जो पूरी याचिका दायर की गई थी हमारे ग्राहक के द्वारा फॉरम में, अगर वो एक utmost up to a true level it is found to be correct, अगर वो कुछ हद तक सही पाई जाती है, या आप कह लीजिए संपूर्ण रूप से अगर वो सही पाई जाती है, वो कंप्लेंट जेन्युइन होती है, क्योंकि लैबोरेटरी जांच हो चुकी है, कॉपी ऑफ कंप्लेंट पहुंचाई गई और रेफ्यूजल और नेग्लिजेंस मिल रहा है हमें हमारे मैन्युफैक्चरर या सेलर के माध्यम से। सो इस केस में अब यहां पर हमारा फॉरम ऑर्डर देगा और साथ ही साथ एक्शन लेगा। ऑर्डर देगा और एक्शन, दीज बोथ वर्ड्स मीन डिफरेंटली। ऑर्डर यानी उसने एक आदेश पास कर दिया, और एक्शन मीन्स उसने कुछ ऐसा पनिशेबल ऑफेंस जो हमारे सेलर या मैन्युफैक्चरर ने किया था उसके प्रति कुछ ऐसी सजा का ऐलान कर दिया। अब इस केस में जो जजमेंट आएगा, या आप कह सकते हैं जो ज्यूरिसडिक्शन हमारे लिए आता है हमारे इस पर्टिकुलर कंप्लेंट सेक्शन में, जब हमारी कंप्लेंट जेन्युइन पाई जाती है और हमारा प्रोडक्ट वास्तव में डिफेक्टिव और डैमेज कंडीशन में था, एंड द कंप्लेंट इज जेन्युइन अप टू अ ट्रू लेवल, इन दैट केस 3 कंडीशंस होंगी। सबसे पहला कि हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन आएगा, ठीक है, जो आपको यहां पर न्याय दिया जाएगा, वो न्याय ये कहेगा कि या तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, यानी कि कंपनी को या मैन्युफैक्चरर सेलर को ये कहा जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को रख करके कंज्यूमर को, ग्राहक को, जिस भी वैल्यू का प्रोडक्ट आपने उसे सेल आउट किया था और जो डैमेज या डिफेक्टिव कंडीशन में था जिसके बेसिस पर ये कंप्लेंट आई थी, वो प्रोडक्ट अब आप उसको नया दीजिए, पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट चेंज किया जाएगा। ठीक है, इन फर्स्ट केस। सेकंड जो केस आएगा इसमें, यानी आप कह सकते हैं एक सेकंड ऑर्डर या एक्शन करना ज्यादा उचित रहेगा, वो आएगा आपका पे वैल्यू फॉर द सेम। अगर हमारा ग्राहक, कई केसेस ऐसे आते हैं जहां पर आपने एक्सचेंज की प्रक्रिया को ज्यूरिफाई कर दिया। ज्यूरिफाई मींस आपने आदेश दे दिया कि भाई अब तो आप इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लीजिए, मैन्युफैक्चरर सेलर को कहा क्या आप अपने ग्राहक को एक्सचेंज करके दो, लेकिन ग्राहक अब रेडी नहीं हो रहा, वो कह रहे नहीं मुझे तो आप प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे तो आप, क्योंकि मार्केट में बहुत वास्ट कंपटीशन है, उसका एक ट्रस्ट खो चुका है वो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो अब उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चाहता, वो तो इसके एक्सचेंज में वो प्राइस वैल्यू चाहता है जो उसने अदा की थी, यानी ही नीड्स मनी इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। गवर्नमेंट वो भी, यानी कि हमारा जो फॉरम है, जो हमारा कोर्ट है, वो भी आदेश पास करने के लिए लायक है। ठीक है, अब इस लायबिलिटी के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं सॉरी, जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरर सेलर डिनाई कर जाए इन दोनों केसेस के लिए, ना ही एक्सचेंज के लिए और ना ही आपका प्राइस वैल्यू रिटर्न करने के लिए, इन दैट केस फॉरम हैज द राइट टू गिव अ ज्यूरिसडिक्शन। फॉरम के पास यह अधिकार है कि वो न्याय दे कि साहब आप तो अब बैन ऑफ सेल ऑफ गुड्स कर देता हूं मैं, यानी कि अब आप जो मैन्युफैक्चरर है आप कोई भी प्रोडक्ट बना करके सेल आउट नहीं कर सकते हैं, वो बैन कर दिया जाएगा। ओके, अब यहां पर क्या है, देखिए कि आपके लिए 3 कमीशंस होते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहला है आपका, लेट मी टेल यू, जो ज्यूरिसडिक्शन देते हैं, जो ज्यूरिफाई करते हैं, जो न्याय देते हैं, वो सबसे पहला है आपका सॉरी डिस्ट्रिक्ट फॉरम। क्लियर? सेकंड है आपका स्टेट कमीशन, एंड द थर्ड वन इज स्टेट हो गया सेंट्रल। सेंट्रल कमीशन भी कह सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और नाम है नेशनल कमीशन। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है
कि आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है ये किस लिए है। ये है आपका, यहां पर सिर्फ अमाउंट फिक्सेज होता है, यानी प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो कि आपके 5 लाख रुपीस तक है। ओके, एक प्रोडक्ट जिसकी कीमत 5 लाख रुपए तक की है उसकी सुनवाई होती है आपके कहां पर, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं अप टू 5 लाख। क्लियर। ये जो हमारा स्टेट कमीशन है ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर फ्रेम किया गया है। इसका गठन जो है वो राज्य सरकार ने किया है, हर एक राज्य के लिए, एमपी, यूपी, सीजी, झारखंड, फॉर एक्सवाइजेड एनी स्टेट्स। स्टेट कमीशन मींस इसका फ्रेमेशन कौन किया, इसके गठन कौन किया, राज्य सरकार ने। यहां पर आपके 5 लाख के प्रोडक्ट की कीमत से लेकर 20 लाख रुपीस तक के जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है उनके केसेस की सुनवाई होती है, जहां पर जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। और जो आपका नेशनल कमीशन है या जो सेंट्रल कमीशन है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर फ्रेम आउट किया गया, इसका गठन किया गया है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। यहां पर प्रोडक्ट्स की वैल्यू मोर देन 20 लाख रुपीस, ठीक है, यानी कि मोर देन 20 lakhs, cases of over more than 20 lakhs will be heard over here. Clear? So ये था हमारा फाइलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी जो शिकायतें हैं, जो कंप्लेंट है, उनको कैसे फाइल आउट करना है, ये हमने देखा, उसका प्रोसेस 4 पॉइंट्स वर देयर। और फिर प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट, प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट में हमने देखा ये 3 फॉरम और कमीशंस। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। काइंडली प्रिपेयर योर नोट्स, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।